गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा नमस्कार। आज और अभी तक हम लोग रिपोर्टरी के शुरुआती दौर पर हैं और रिपोर्टरी के 3 पूर्व जो आधारशिला की बात जिसको कहते हैं उसको हम लोग देख चुके हैं। स्वयं डॉक्टर हैनीमैन का फ्रैगमेंटा, डॉक्टर जार का और डॉक्टर लिप्पे का, ये सारे रिपोर्टरी थे। रिपोर्टरी लिप्पे के अंदर में कुछ रिपोर्टरी का स्वरूप दिखलाई पड़ा था और मैं पुनः प्रारंभ करता हूँ। हम लोग बहुत सारे 3 जिसको कहते हैं कि फाउंडेशन आधारशिला को हम लोग देख चुके हैं और इस आधारशिला के कड़ी में हम लोगों ने फ्रैगमेंटा को देखा, हम लोगों ने जार के रिपोर्टरी को देखा और हम लोगों ने लिप्पे डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन लिप्पे को देखा। लिप्पे में थोड़ा बहुत रिपोर्टरी का फॉर्मेटिव फॉर्म आ चुका था और मैंने उसमें बताया था कि लिप्पे के रिपोर्टरी में भी डॉक्टर बॉर्नगिसेंस का योगदान रहा है और डॉक्टर लिप्पे ने भी बॉर्नगिसेंस की बातों को अपने में लेने का कोशिश किया है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे रिपोर्टरी का जिक्र करने जा रहा हूं जिसे कहा जाता है कि यह प्रथम रिपोर्टरी है, जिनको कि सभी लोगों की मान्यता मिली और उस रिपोर्टरी का नाम है रिपोर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज। इस रिपोर्टरी को अब इस नाम से तो उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह रिपोर्टरी अब ए सिस्टेमिक अल्फाबेटिक रिपोर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों हुआ, मैं आप लोगों को इसकी बात की भी चर्चा करूंगा, और हम लोग आगे इस विषय पर चलते हैं। तो छात्रों, सबसे पहला रिपोर्टरी का और के कारण डॉक्टर बॉर्नगिसेंस को फादर ऑफ रिपोर्टरी कहलाने का दर्जा दिया गया और इसी रिपोर्टरी के कारण उनको कहा गया फादर ऑफ द रिपोर्टरी। डॉक्टर बॉर्नगिसेंस को फादर ऑफ रिपोर्टरी कहा गया, द रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज के नाम के कारण। आप सबों को इनका पूरा नाम लेने में कठिनाई होती होगी क्योंकि बड़ा लंबा नाम है। डॉक्टर बैरॉन, BARON, बैरॉन क्लेमेंस मारिया फ्रांज वॉन बॉर्नगिसेंस, डॉक्टर बैरॉन क्लेमेंस मारिया फ्रांज वॉन बॉर्नगिसेंस। और यह रिपोर्टरी 1832 में म्यूनिस्टर में प्रकाशित हुआ था और पुनः 1833 में यह प्रकाशित हुआ सेकेंड एडिशन के रूप में। थोड़ा बहुत डॉक्टर बॉर्नगिसेंस के विषय में जानना जरूरी है। डॉक्टर बॉर्नगिसेंस एक स्नातक उन्होंने डच यूनिवर्सिटी से किया था, जहाँ की उनको डिग्री मिली थी डॉक्टर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। कहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर बॉर्नगिसेंस वास्तव में वह एक लॉयर थे, एडवोकेट थे और इनकी खासियत विशेषता यह थी कि ये एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में और बॉटनी में काफ़ी इनकी रुचि थी, बॉटनी के साइंस में। और उन्होंने अपनी एक किताब का प्रकाशन किया था, प्रोड्रोमस फ्लोरा मोनेस्ट्रिस, और इसके कारण उन्हें बॉटनिकल गार्डन ऑफ म्यूनिस्टर के डायरेक्टर बना दिए गए। इस किताब के प्रकाशन के बाद डॉक्टर बॉर्नगिसेंस को डायरेक्टर बना दिया गया बॉटनिकल गार्डन ऑफ म्यूनिस्टर्स के लिए। 1827 में इनको ट्यूबरकुलोसिस का रोग हो गया, काफ़ी बीमार थे और
ये कुछ एक पत्र लिख रहे थे अलविदा कहने के लिए कि अब ज़िंदगी मेरी खत्म होने वाली है, इसीलिए पत्र लिख रहे थे। और अपने मित्र जो बॉटनी के थे, डॉक्टर ए वहे, इनको भी होम्योपैथी का ज्ञान था। और ए वहे ने को जब यह मालूम हुआ तो इन्होंने डॉक्टर बॉर्निगसेंस को अपनी दवा, होम्योपैथिक दवा दिया, और वह होम्योपैथी दवा था पल्सेटिला। पल्सेटिला के पश्चात डॉक्टर बॉर्निगसेंस धीरे धीरे ठीक हो गए और इनकी रुझान जो है सो डॉक्टर हेनीमैन की तरफ हुआ, होम्योपैथी की तरफ हुआ। ये आश्चर्यचकित हुए। ऐसा आज के ज़माने में ट्यूबरकुलोसिस के बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन 1827 के आसपास में ट्यूबरकुलोसिस एक महामारी, एक इनक्यूरेबल डिजीज जो कि ठीक नहीं हो सकता है, उसे माना जाता था। तो एक टर्निंग पॉइंट कहेंगे उनके ज़िंदगी का, 1830 में टर्निंग पॉइंट बना, जो कि ये होम्योपैथी के लिए एक बहुत बड़े फाउंडर पिलर के रूप में हम लोगों के सामने में उपस्थित हुए। और बाद के जितने भी रिपोर्टरी हैं, आप बाद के डॉक्टर बॉर्निगसेंस के इस एंटीसोरिक रेमेडीज के बाद के जितने भी रिपोर्टरी हैं, वह रिपोर्टरी कंप्लीट नहीं हो सकता है, नहीं माना जा सकता है अगर उसमें डॉक्टर बॉर्निगसेंस का जिक्र ना हो, क्योंकि इस रिपोर्टरी को ही इन्होंने आधारशिला को मान करके ही सभी लोग रिपोर्टरी की कल्पना किया करते हैं। और आपको पता होना चाहिए, इसका पहला संस्करण जो था, फर्स्ट एडिशन था, 6 महीने के अंदर में ही समाप्त हो गया, और पुनः 1833 में इसे सेकेंड एडिशन पब्लिश किया गया। और बहुत सारे रिपोर्टरी हुए थे जो कि बने और ख़त्म हो गए, जैसा लिप्पे का, जार का मैंने बताया था, ख़त्म हो गया। और डॉक्टर ये फ्रैगमेंटा भी आपको अस्तित्व नहीं रहा। हाँ, लाइब्रेरी में है, कहीं पर कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन वो कंप्लीटनेस नहीं हुआ। लेकिन यह बॉर्निगसेंस की रिपोर्टरी पहली रिपोर्टरी है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल हुआ, और हेनीमैन साहब खुद इस रिपोर्टरी को का इस्तेमाल अपने प्रैक्टिस के लिए करते रहे। मैं कुछ बातें आपको डॉक्टर बॉर्निगसेंस के अन्य प्रकाशन की ओर भी बताना चाहूँगा। 1831 में इन्होंने क्योर ऑफ कॉलरा एंड इट्स प्रिवेंशंस को प्रकाशित किया। 1832 में रिपोर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज विथ प्रीफेस बाय डॉक्टर हेनीमैन आया। 1833 में इन्होंने इंटरमिटेंट फीवर पर एक पुस्तक लिखी। 1835 में रिपोर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक, यह भी प्रकाशित हुआ। फिर 1836 में एन अटेम्प्ट एट शोइंग द रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक, दवाओं का आपसी संबंध। और यहाँ भी डॉक्टर बॉर्निगसेंस को कहा जाता है कि रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज के फादर या पिता और उसका आविष्कारकर्ता, उसके शुरुआत करने वाले डॉक्टर बॉर्निगसेंस ही थे। 1846 में एक महत्वपूर्ण प्रकाशन हुआ जो कि आज का हम लोग सभी को इसको इस्तेमाल करते हैं, वह थेराप्यूटिक्स पॉकेट बुक के नाम से जाना जाता है। 1849 में ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन फिजिशियंस टू द प्रिवेंशन ऑफ क्योर ऑफ कॉलरा का इन्होंने, कॉलरा के विषय में, कॉलरा उस समय में एक बड़ा भयानक बीमारी हुआ करता था जिसका कि लोगों को इलाज नहीं था, और बार बार ये कॉलरा का प्रकोप हुआ करता था। 1831 में भी उन्होंने प्रकाशित किया था। फिर 1849 में भी उनके कॉलरा के विषय में लेख में ये आया। 1853 में इन्होंने ह्यूमन बॉडी के दो रिलेशनशिप, द टू साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशनशिप, को बहुत ही महत्वपूर्ण पब्लिकेशंस है। और 1860 में इन्होंने हुपिंग कफ के ऊपर में एक ट्रीटी प्रकाशित किया। और 1863 में ए फॉरेन ऑफ हिपोक्रेट्स विथ नोट बाय ए होम्योपैथ,
हिपोक्रेट का नाम आप जानते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन माने जाते हैं, और इनके फॉर्मूले को का व्याख्या करने का प्रयास डॉक्टर बॉनिगसेंस ने भी किया था। इस रिपोर्टरी के प्रकाशन के पीछे में उनका उद्देश्य क्या था? कहते हैं 4 शब्दों में इनके उद्देश्य को हम लोग देखते हैं। कंप्लीटनेस माने संपूर्णता, ब्रेविटी जिसमें हो, और आसान, ईज इन कंसल्टेशंस। कंप्लीटनेस, ब्रेविटी एंड ईज इन कंसल्टेशंस, यही इनका ऑब्जेक्टिव था। दवा हमारे सामने में जब भी मिले तो कंप्लीट मिले, स्पष्ट मिले और आसानी से मिल जाए, खोजना नहीं पड़े, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। और इसके कारण इन्होंने इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रेजेंट किया, सिस्टमिक अरेंजमेंट है, और इनके लॉजिकल अरेंजमेंट है, जो कि ग्रेडेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द सिम्टम्स और मेडिसिन को इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। और इस समय तक हम लोग जो है आज के डेट में भी हम लोग बॉनिगसेंस इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर जार अपने चौथे एडिशन में, ये रिपोर्टरी के चौथे एडिशन में डॉक्टर बॉनिगसेंस का ही महत्व को बताया और कहा कि उनके कारण ही हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स को समझ पा रहे हैं। इस किताब, इसके फिलॉसफी क्या है? द रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ कंप्लीट सिम्टम्स एंड कॉन्कॉमिटेंट। कंप्लीट सिम्टम्स क्या होता है? आप लोग कहते हो लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज एंड कॉन्कॉमिटेंट, है ना? ये 4 मिलकर के हमारा सिम्टम्स कंप्लीट होता है। और बॉनिगसेंस ने इस बात को पहली बार समझा, कहाँ से उन्होंने देखा? ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफॉल्म 86 में। और एफॉल्म आप समझ रहे हैं ना, 86वें एफॉल्म में डॉक्टर हैनिमैन ने कंप्लीट सिम्टम्स की बात कही। इस बात को उनके दिल में छू गया और उन्होंने सिम्टम्स को कंप्लीट करने की बात कही। आपको ज्ञात होगा, और फ्रैगमेंटा डी वेरिबस में भी डॉक्टर हैनिमैन ने इस बात का जिक्र किया है कि लक्षण कंप्लीट रूप से आता ही नहीं है, फ्रैगमेंट के रूप में आता है, टुकड़ों में आता है। तो कंप्लीट करने का काम हमको मैनुअली करना पड़ता है, हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि डॉक्टर हैनिमैन ने कहा कि डॉक्टर हैनिमैन चाहते हैं कि कंप्लीट सिम्टम्स हो, लेकिन मिलता नहीं है। तो इसे मिलने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और उस प्रयास के तहत उन्होंने जो 86 एफॉल्म में इस बात की चर्चा की थी, उसको डॉक्टर बॉनिगसेंस ने अपने कंप्लीट सिम्टम्स के रूप में हम लोगों को दिखलाई पड़ता है। मैं कुछ इन सालों का जिक्र करना चाहूँगा। 1832 में पहला एडिशन हुआ, 1833 में सेकेंड एडिशन हुआ, फिर जर्मन एडिशन में सीएम बोगर के द्वारा ट्रांसलेट किया गया, और इसमें 90 चैप्टर हैं। इस किताब के अंदर में 90 चैप्टर्स हैं, और लेकिन मात्र 52 मेडिसिन हैं, मात्र 52 मेडिसिन हैं। और इंडिया में डॉक्टर बी जैन पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश हुआ है, और 2004 में इसके रिप्रिंट एडिशंस भी हम लोगों के सामने में आए। ठीक है ना? इसके अंदर में जो दवाइयाँ हैं, इन्होंने दवाइयों को 5 ग्रेड में डाला है। डॉक्टर, ये जो हम लोग थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में 5 ग्रेड में दवाई को देखते हैं, वह उसकी बुनियाद आपको एंटीसोरिक रेमेडीज की इस पुस्तक में ही कर दिया गया था। फर्स्ट ग्रेड, जो कि फर्स्ट ग्रेड को उन्होंने स्पेस इटैलिक्स में किया, सेकेंड ग्रेड मैंने थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ करके इटैलिक्स में, सेकेंड ग्रेड को इटैलिक्स में है, और थर्ड ग्रेड को स्पेस्ड रोमन में किया, माने स्पेस दे करके रोमन में लेटर में, रोमन लेटर का टाइप को कहते हैं। फिर रोमन 4th ग्रेड और 5th ग्रेड को रोमन पैरेंथेसिस में। लेकिन सेकेंड एडिशन में इन्होंने इस ग्रेडेशंस के रूप को बदल दिया। फर्स्ट ग्रेड को कैपिटल बोल्ड में रखा, और सेकेंड ग्रेड को रोमन बोल्ड में रखा, और थर्ड ग्रेड को इटैलिक्स में रखा, और 4th ग्रेड को उन्होंने रोमन में रखा, और 5th ग्रेड जो है सो रोमन इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब कि एक
बंधन के अंदर में उन्होंने रखा। तो ये 5 तरह का ग्रेडिंग है, 5 ग्रेडिंग है दवाओं का। ग्रेडिंग के विषय में मैं चर्चा कर चुका हूँ। यह ग्रेडिंग का आधार यह नहीं है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह इसका आधार सिर्फ यही है कि लोगों ने इसे कितनी बार इस्तेमाल किया, लोगों का इस दवा के प्रति क्या कॉन्फिडेंस है। इसके अंदर में जो कंटेंट हैं, इस किताब के जो कंटेंट हैं, इसको इन निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले तो ट्रांसलेटर जो इसका अनुवाद किए उसका प्रीफेस दिया है, प्रस्तावना, प्रीफेस को प्रस्तावना कहते हैं। फिर सेकेंड एडिशन में भी प्रस्तावना है और इसके फर्स्ट एडिशन में भी प्रस्तावना है। फिर डॉक्टर बॉनिगसन ने अपना इस पर इंट्रोडक्शन जो दिया है ये इसमें देखा गया। और फिर इंटरकरेंट रेमेडीज इन क्रॉनिक डिजीज, इसका लिस्ट वहाँ पर है। फिर रिव्यू ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज है और फिर रिपोर्टरी का पार्ट आता है, रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज, और अंत में इंडेक्स। तो इतने भागों में इस किताब को आप देख पाइएगा। ट्रांसलेटर प्रीफेस, प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशंस, प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशंस, इंट्रोडक्शंस, इंटरकरेंट रेमेडीज इन क्रॉनिक डिजीज, review of the antisoric remedies and repertory of the antisoric remedies, and lastly index. सीएम बोगर ने अपने ट्रांसलेटर प्रीफेस में प्रस्तावना में कहा कि सभी रिपोर्टरी यूजफुल होते हैं लेकिन कोई भी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है ना, कोई भी कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए हमेशा हमें रिपोर्टरी के विस्तार के लिए तैयार होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि लक्षणों का समूह बढ़ता जाता है, लक्षण आते जाते हैं, नए लक्षण आते जाते हैं, और अगर हम उसे अपडेटेड नहीं होंगे, आज कोरोना का समय है, अगर हम कोरोना के लक्षण से अवगत न होंगे तो हमारा ज्ञान तो अधूरा ही रह जाएगा ना। तो इसलिए डॉक्टर के लिए कोई भी चीज़ जो है सो ज्ञान कंप्लीट नहीं होता है। डॉक्टर के लिए सभी ज्ञान जो होते हैं सो वह आपको डॉक्टर के वो 3 नाम हटाना है इसमें से। एक कोई ठीक है सर, वो अगले वाले हम कर लेंगे, चलने दीजिए। ट्रांसलेटर प्रीफेस, देन प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन में कहा, बोगर ने कहा है कि पॉपुलरिटी ऑफ होम्योपैथी की बात करी है। कहा कि होम्योपैथी कैसे विकसित होगा। फिर कुछ ड्रग्स जो एडेड हुए हैं क्रॉनिक डिजीज में उसकी चर्चा बोगर ने किया है, और उसके पश्चात दवा को कैसे सिमिलर रेमेडीज के रूप में दें इसकी चर्चा की गई है। और फिर सेकेंड एडिशन में उन्होंने आगे कहा कि एम्बुलेशंस का है, एम्बुलेशंस के बाद में, और उन्होंने दवा के देने के बाद में कितना समय वेट करना है, क्या करना है, एंटीडोट कब करना है, इसकी चर्चा की गई है। तो मैं आप लोगों को इस विषय पर आगे के किसी लेक्चर्स में रखूंगा, लेकिन इस एडिशंस में ही डॉक्टर बोगर ने आपको दवा के देने के पश्चात सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन की चर्चा इस प्रीफेस में उन्होंने कर डाला था। और फर्स्ट एडिशंस के प्रीफेस में इन्होंने कहा कि ये क्रॉनिक डिजीज के तीसरा वॉल्यूम होगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और इसके अंदर में काफ़ी सुधार की बात कहा कि आगे और भी सुधार किया गया है। टाइपोग्राफी इसके अंदर में चेंज की बात की गई, रोमन पैरेंथेसिस आदि जो मैं बता चुका हूँ उसकी बात की गई। अब आइए बॉनिगसन साहब खुद क्या कहते हैं इस किताब के विषय में। इस किताब में वह इस बात की चर्चा करते हैं कि डॉक्टर हेनीमैन ने रिपीटेशन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज कैसे की जाए, है ना, इसकी चर्चा वहाँ पर करते हैं। सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी, सिंगल डोज कैसे हो और सिंगल डोज की बात को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसकी चर्चा इन्होंने यहाँ पर किया है। उसके बाद में वाइटल फोर्स का कैसे बीमारी को ठीक करता है, इस बात की चर्चा की गई है। और एक्सपायरी डेट ऑफ द मेडिसिन, आज के विषय में यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे कि डॉक्टर बॉनिगसन ने खुद अपने इस रिपोर्टरी के प्रस्तावना में, अपने इंट्रोडक्शंस में इस बात की चर्चा की गई कि उसको
कितना एक्सपायरी डेट होगा। तो कहा कि 1 globules of 10 to 20 of which weighs a grain moistened with the 30 potency and then dried retain its full power for 18 to 20 years। कहा कि 20 साल तक भी ये रह सकता है। मैंने 10 नंबर की गोली से 20 नंबर की गोली को अगर हम 30 पोटेंसी में डाल दें, भिंगा करके रख दें और सूखने के बाद भी इसका प्रभाव जो है सो 20 से 30 साल में है। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं, ये अभी जो म्यूजियम में कुछ दवा रखे गए हैं हैनीमैन साहब के, और लोगों ने उसका एक्सपायरी डेट खोजने का कोशिश किया तो लोगों ने पाया कि आज भी वह महत्वपूर्ण है। फिर डॉक्टर बर्निगसेंस चर्चा करते हैं इंटरकरेंट रेमेडीज का, माने बीच बीच में दवा क्या देनी चाहिए। उसमें उन्होंने हीपर सेल्स की बात करी है, जो कहा कि अल्टरनेटेड विथ, ये एक्सपेरिमेंटेशंस है, करने की बात नहीं कही कि हीपर सेल्स अल्टरनेटेड विथ नाइट्रिक एसिड इन एक्सेसिव इरिटेशन फ्रॉम एब्यूज ऑफ मरकरी। अगर मरकरी के कारण अगर मर्कसॉल का प्रभाव हुआ तो हीपर सेल्स और नाइट्रिक एसिड को अल्टरनेट में देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। कहा कि कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं, बहुत सारे सेंसिटिव पेशेंट के सेंसिटिविटी को कम करने के लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा, मेस्मरिज्म की बात करी फॉर द नर्वसनेस इन जनरल। कहा कि जो नर्वस पेशेंट हैं उसको आप अपने सम्मोहन से उसको ठीक कीजिए, सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल कीजिए। और डॉक्टर हैनीमैन ने भी अपने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में 291 एफर्ट में सम्मोहन विद्या का जिक्र किया है। फिर नक्स भूमिका को उन्होंने कहा कि जनरल नर्वस के लिए पेशेंट के लिए इस्तेमाल करना है। ओपियम को कहा कि जहां पर सेंसिटिविटी की कमी होती है, कहा कि नक्स भूमिका सेंसिटिव पेशेंट ओपियम जस्ट उसका है जिसका कि सेंसिटिविटी की कमी हो उसके लिए। और अल्टरनेटेड कहा कि नक्स भूमिका और पल्सेट्ला को अल्ट्रेशन में दिया जाता है तो इरिटेशन बहुत कुछ आराम हो जाता है। और इसी तरह से इन्होंने बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस का जिक्र किया है। इस किताब में जैसा कि मैंने बताया कि केवल 50 दवाइयां हैं। 50 दवाई में जो है सो का मैं बता रहा हूँ, ये अल्फाबेटिकली लिस्टेड किया गया है और इनको एब्रिविएशंस माने संक्षेप किया गया, जैसे PETR पेट्रोलियम के लिए जो हैनीमैन साहब ने जो इस्तेमाल किया है उसी चीज़ को यहाँ पर लाइट चला गया है। फिर भी मैं इसके अंदर में 50 दवाई है और इसके अंदर में एक दवा है मर्कवीव, ये एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है, और एक दवा और है इसके अंदर में, उसको थूजा कहते हैं, ये एंटी साइकोटिक मेडिसिन। यानी कि बाकी 50 दवा के अंदर साथ में एक एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन और एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन का इन्होंने जिक्र किया है। इसके ग्राउंड प्लान में माइंड से शुरू करके जनरलिटीज किए गए हैं। बर्निगसेंस ने लोकेशंस को हटा दिया है, एनाटॉमिकल को, केवल एक जगह पर उन्होंने सारे लोकेशंस को इकट्ठा कर दिया है। और हेड सेक्शंस में हेड की लोकेशंस अब जगह जगह पर उन्होंने चेंज कर दिया है। और चैप्टर हेडिंग को जो बोल्ड रखा, उसके बाद में थोड़ा सा उसे कैपिटल लेटर में और स्मॉल फॉन्ट्स में यूज किया है। रूब्रिक्स का अरेंजमेंट जो है तो अल्फाबेटिकल है हर एक चैप्टर में। रूब्रिक्स का अरेंजमेंट हर एक चैप्टर्स में अरेंजमेंट है। पहला वर्ड जो है सो को बोल्ड में रिप्रेजेंट किया गया है, बाकी कॉमा दे करके उसको आगे बढ़ा गया है। इसके अंदर में कई एक ये है। फिर चैप्टर के बाद में आप आते हैं बर्निगसेंस के हेड को अगर देखेंगे तो हेड के अंदर में इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इसके बाद में लोकेशन है, सेंसेशन है, एग्रीवेशंस है, एमुलेशंस है, टाइम है और सीक्वेंस ऑफ एग्रीवेशंस कैसे बढ़ता है। और लास्ट में आपको इंडेक्स इस किताब में आपको देखना पड़ेगा जो कि अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है। इसे कहा जाता है कि यह पहली रिपोर्टरी है, मैंने बता चुका हूँ। और इसके
महत्वपूर्ण काफ़ी इसका रहा है। इसके स्पेशल पॉइंट्स ये हैं कि ये एन ऑथेंटिक रिपोर्टरी के रूप में माना जाता है और आज भी हम लोगों को अगर कहीं डाउट होता है तो हम लोग उस दवा कम से कम 50 दवा के विषय में हम लोगों को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहीं पर माना जाता है। सीएम बॉगर ने पैथोलॉजिकल आइडिया का भी शुरुआत इसी किताब से लिया था। सीएम बॉगर की बात हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने पैथोलॉजी पर भी ज़्यादा महत्व दिया है और उस पैथोलॉजी की बुनियाद भी आपको उनको इस किताब में दिखलाई पड़ी है। इस किताब की कुछ सीमाएं हैं, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। दवाओं की संख्या बहुत सीमित है। कॉन्कॉमिटेंट्स कुछ ही चैप्टर्स में दिए गए हैं, सभी जगह पर नहीं है। टाइम का भी बहुत लिमिटेशंस है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। और हर एक चैप्टर के अंदर में जो है सो कुछ कुछ कन्फ्यूजन आपको रह गया है। इंडेक्स रेमेडीज के नहीं दिए गए हैं और अरेंजमेंट ऑफ द चैप्टर्स इज वेरी कंफ्यूजिंग इसके अंदर में है। और छात्रों, यह रिपोर्टरी जो है सो आज के समय में लुप्त हो गया है। हम लोग अब जो है कहीं पर ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आज इसका रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं वह थेराप्यूटिक पॉकेट बुक से हो चुका है। थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स, तो बॉनिगिसंस के इस रिपोर्टरी के पश्चात थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का स्थान आता है। तो इन सब चीज़ों के साथ में मैं एक संक्षेप में आपको इस रिपोर्टरी की बात करी और ये रिपोर्टरी जो है सो हम लोगों के लिए एक बुनियादी रिपोर्टरी, फर्स्ट रिपोर्टरी, फाउंडेशन ऑफ द रिपोर्टरी के रूप में हम लोग इसको मानते हैं। और इसके साथ में हम लोगों का समय भी पूरा हो रहा है। मैं आप सबों को कहूँगा एक बार पुनः इस लेक्चर को सुनिए आप YouTube में जा कर के। YouTube में इसको लोड किया जाएगा, डॉक्टर M.K. साहनी चैनल में आप जाएंगे, वहाँ पर इसको एक बार देखेंगे, दोबारा सुनेंगे। और मैं कोशिश यह भी करूँगा इसके पावर पॉइंट में जो लेक्चर बने हुए हैं उस आप लोगों को मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मैं इन सब के साथ आप सबों का पुनः धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोग रिपोर्टरी के इस बुनियाद के साथ में, इस पैर कदम रखने के साथ में हम लोग भी रिपोर्टरी में आगे बढ़ें। रिपोर्टरी ही हमारा एकमात्र रास्ता है, एकमात्र अप्रोच है और इसी के माध्यम से हम लोग आगे होम्योपैथी में, अगर सही होम्योपैथी की बात हो तो हम लोग कर पाएंगे। आने वाले रिपोर्टरी कई एक महत्वपूर्ण रिपोर्टरी हैं, आने वाले रिपोर्टरी कई एक महत्वपूर्ण हैं और सभी महत्वपूर्ण रिपोर्टरी जो हैं सो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा है। और आगे हम लोग फिर इस क्लास में आकर के आने वाले समय में कैसे कैसे रिपोर्टरी का डेवलपमेंट हुआ है मैं उसको हम लोग देखते रहेंगे। मैं इन सबों के साथ आज का यह लेक्चर को मैं समाप्त करता हूं और आप सबों को धन्यवाद देता हूं, आप सबों को मृदुल आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद।